नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिप्रेरणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं जेनेटिक्स का टॉपिक। जेनेटिक्स आनुवांशिकी। जेनेटिक्स में एक या दो क्वेश्चन जेट, आईसीआर, बीएचयू में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। देखिए, जेनेटिक्स में हम दो का अध्ययन करेंगे। एक है विभिन्नताएं और दूसरा है आनुवांशिकता। एक अध्ययन करेंगे विभिन्नताओं का और एक अध्ययन करेंगे आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता का अर्थ होता है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण, और ये जो गुण है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नताएं व आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जनक कौन है? इसका जनक है ग्रेगर जोहेन मेंडल। देखिए, इसका जो नाम था वो है जोहेन मेंडल। ग्रेगर मेंडल को दी गई एक उपाधि है और ये उपाधि 1843 में दी गई। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? इसके जनक हैं डब्ल्यू बेटसन। क्यों है डब्ल्यू बेटसन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक? क्योंकि जो जेनेटिक्स शब्द है, जेनेटिक्स जो शब्द है वो किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने दिया। देखिए, जेनेटिक्स में मेंडल के समय जीन शब्द नहीं था। एक बात याद रखना, जीन डीएनए की बनी होती है। तो मेंडल ने जीन के स्थान पे कारक को कहते हैं फैक्टर शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन। कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया? कृत्रिम जीन का संश्लेषण भारतीय मूल निवासी डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने किया। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने किया। देखिए, जेनेटिक्स में या पूरी बायोलॉजी में एक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिसकी जीवनी पढ़ी जाती है, बाकी किसी भी वैज्ञानिक की जीवनी नहीं पढ़ी जाती, और वो वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जोहेन मेंडल। तो हम सबसे पहले मेंडल साहब के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मेंडल का जो जन्म है वो हुआ था 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, और ब्रुन शहर में भी गांव का नाम है हेजेंड्रा।
याद रखना। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में ब्रुन शहर, और ब्रुन शहर का गांव है हेजेनड्राफ में हुआ। तो जेट में एक बार आया भी था क्वेश्चन, मेंडल की सदी है। तो मेंडल की सदी क्या है? मेंडल की सदी कौन सी सदी है? देखिए 18वीं साल पूरी हो चुकी, 19वीं के कितने गए? 22, इसलिए याद रखना 19वीं। अगर मेंडल की सदी पूछे तो वो कौन सी है? 19वीं। स्टार्टिंग में मेंडल साहब जो है, इनकी अध्ययन अवधि क्या रही, यानी इन्होंने क्या स्टडी की, उसका टाइमिंग। अध्ययन अवधि है 1851 से 1854 तक। इन्होंने एक तो मैथ्स गणित में एंड नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और ये जो स्नातक की डिग्री है ये इन्होंने प्राप्त की वियना विश्वविद्यालय से, वियना यूनिवर्सिटी से। ये स्टार्टिंग में सेकंड ग्रेड के टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक थे। ये ब्रुन शहर के चर्च में फादर बने, पादरी बने, और पादरी बनने के दौरान इन्होंने एक्सपेरिमेंट का कार्य प्रारंभ किया। इनका जो है प्रयोग समयावधि क्या रही? प्रयोग समयावधि इनकी रही 1856 से 63। ये इनके प्रयोग की समयावधि। इनके प्रयोग का टाइटल क्या था? टाइटल मीन्स शीर्षक था पादपों में संकरण के प्रयोग। पादपों में संकरण के प्रयोग इनका टाइटल रहा। इसको ध्यान में रख कर के इन्होंने कार्य किया। सबसे पहले इन्होंने नगेली से सलाह ली। नगेली उस ज़माने के बॉटनिस्ट थे फेमस। उन्होंने एक पादप था, उसका नाम था हेरेसियम। हेरेसियम पादप पर कार्य करने की सलाह दी, लेकिन मेंडल असफल रहे। उसके बाद में इन्होंने मधुमक्खी पर भी कार्य किया, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण इस पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और अंत में इन्होंने मटर का चयन किया। अब मटर भी कौन सी ली इन्होंने याद रखना, उद्यान मटर, जिसको हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं। गार्डन पी उद्यान मटर के नाम से जानते हैं, इसका चयन किया। गार्डन पी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14 और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है। इस उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका नाम। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु सर्वप्रथम मटर की 34 किस्मों का चयन किया। उनमें से 22 किस्मों को उगाया। देखिए चयन कितनी का किया? 34 का। उगाया कितनी? 22। और 14 किस्मों का क्या किया? अध्ययन। 14 किस्मों का अध्ययन किया। इन 14 किस्मों में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। 7 जोड़ी कौन से लक्षण लिए? विपर्यासी। विपर्यासी का अर्थ होता है जस्ट अपोजिट। लंबा है तो बौना,
और लाल है तो सफ़ेद। तो इस प्रकार उन्होंने मटर पे स्टडी करना प्रारंभ किया। ये सारा कार्य उन्होंने 63 तक किया। 1865 में इन्होंने सारे कार्य का जो है संग्रहण किया अर्थात प्रस्तुतिकरण किया, और 1866 में इन्होंने अपने जो लेख थे एक सोसाइटी के माध्यम से पब्लिश करवा दिए, और सोसाइटी का नाम है द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये एक सोसाइटी है ब्रून शहर की, इसके माध्यम से ये लेख इनके छाप दिए गए। लेकिन मेंडल साहब को वृक्षशोथ की प्रॉब्लम हुई, वृक्षशोथ का किडनी में प्रॉब्लम हो गई, और वृक्षशोथ की प्रॉब्लम होने के कारण 6 जनवरी 1882 में इनकी मृत्यु हो गई। मेंडल साहब को कभी भी जीते जी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। तो ये जनरल बात रही मेंडल से संबंधित। अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। अब देखिए आगे हम देखें इसमें, तो सबसे पहली बात आती है कि मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर का चयन किया। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे मटर का चयन क्यों किया, क्या कारण रहे जिसकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर का चयन किया। तो इसके भी कारण रहे, उन कारणों को अभी हम देखते हैं। सबसे पहली बात, देखिए चयन के कारण क्या क्या कारण थे। सबसे पहली बात, मटर का पादप छोटा होता है, इसलिए कम स्थान पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। तो पहला है पादप छोटा होने के कारण कम स्थान पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। दूसरा रीजन रहा मटर की जो जीवन अवधि है वो छोटी होती है, महज 3-4 महीने में इसका जीवन काल पूरा हो जाता है। तो जीवन अवधि छोटी होने के कारण जो है कम समय में इसकी अधिक से अधिक संततियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है जीवन अवधि कम होने के कारण कम समय में अधिक से अधिक संततियों का अध्ययन। संततियों का जो अध्ययन है वो संभव है। तीसरा रीजन रहा मटर में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। और चौथा कारण, मटर में स्वपरागण और परपरागण दोनों होते हैं। तो मटर में हम बात करें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण एवं कृत्रिम रूप से परपरागण भी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। प्राकृतिक रूप से कौन सा परागण है? स्वपरागण। और कृत्रिम रूप से कौन सा परागण है? परपरागण। तो ये 4 कारण रहे जिसकी वजह से मटर का चयन किया गया।
मेंडल की असफलता के कारण, वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से मेंडल असफल रहा? सबसे पहला रीज़न था कि जो मेंडल के जो लेख थे वो किसी वार्षिक पत्रिका में न छपना, वो पत्रिका कभी कभार छपती थी, इसलिए ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं। तो पहला रीज़न लेखों का वार्षिक पत्रिका में न छपना। दूसरा था मेंडल ने सांख्यिकी स्टैटिक्स का यूज ज़्यादा किया जो लोगों के समझ में ही नहीं आया। सांख्यिकी का अधिक उपयोग। और तीसरा रीजन और रहा, उस समय का जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक था वो था डार्विन। और डार्विन था और उस समय डार्विन की जो नई पुस्तक थी नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हो चुका था, इसलिए पब्लिक का जो अधिकांशतः ध्यान इस पुस्तक की ओर जाने के कारण मेंडल के जो लेख थे उनको अवॉइड कर दिया गया। अब है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे? पहला, मेंडल ने एक बार में केवल एक जीन वंशांगति को पढ़ा। एक बार में एक जीन वंशांगति को पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि जो मेंडल साहब थे वो सहलग्नता से बच निकले। क्यों बचे? कारण था क्योंकि एक जो गुणसूत्र है उस पर जीनें अनेक होती हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए अलग अलग जीन उत्तरदायी होती है, लेकिन मेंडल साहब ने एक बार में एक ही जीन की स्टडी की, इसलिए उन पे सहलग्नता का प्रभाव देखने को नहीं मिला। दूसरा रीजन था कि मेंडल ने F2 और F3 जो पीढ़ियाँ प्राप्त की उनका विधिवत रूप से लेखा जोखा रखा। विधिवत रूप से लेखा जोखा रखा, इसलिए जो है मेंडल साहब को क्या हुआ? सफल। अब हम क्या करते हैं, इस जेनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, ठीक है। अब ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं जिनका मटर में चयन किया गया? तो सबसे पहले इनको देखते हैं, देखिएगा। हम एक सारणी बना करके स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं सीरियल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे हम लेते हैं लक्षण, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब जो पीढ़ी में प्रकट होते हैं लक्षण वो प्रभावी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो कौन से लक्षण होंगे? अप्रभावी। देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो हम लोग मान लीजिए एक पादप है। किसका पादप है? मटर। तो सबसे पहला लक्षण तो यही हो जाएगा, पादप की लंबाई। पादप की लंबाई। अब मटर के पादप में 2 ही गुण हो सकते हैं, या तो पादप लंबा होगा या पादप क्या होगा? बौना। अब लंबा जो पादप है वो प्रभावी लक्षण है और बौना कौन सा है? अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण तो हो गया कौन? लंबा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? बौना।
ठीक है, दूसरा लक्षण। अब इस पादप में क्या लगेंगे? पुष्प। एक तो शीर्ष पे लगते हैं और एक कहाँ लगते हैं? साइड में। तो शीर्ष पे लगते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षस्थ, साइड में जो लगते हैं उसे कक्षस्थ। तो ये तो प्रभावी और ये कौन सा है? अप्रभावी। दूसरा है पुष्प की स्थिति। तो एक तो प्रभावी तो मैंने क्या बताया था? कक्षस्थ। कक्षस्थ का एक और नाम है साइड में लगने वाले को कहते हैं पार्श्वी, और जो चोटी पे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ। ठीक है, तीसरी बात, पुष्प लग गया। अब देखते हैं इस पुष्प का रंग कैसा है। तो एक तो पर्पल होता है, एक कौन सा होता है? सफ़ेद। पर्पल प्रभावी और सफ़ेद अप्रभावी। पुष्प का रंग पर्पल, पर्पल का अर्थ होता है बैंगनी, और यहाँ पे अप्रभावी कौन सा हो जाएगा? सफ़ेद। तो पुष्प के दो लक्षण। अब पुष्प में क्या बन गई? फली। ठीक है, अब क्या देखेंगे? फली का आकार। फली के दो ही आकार होते हैं, या तो फूली हुई या फिर पिचकी हुई। तो फूली हुई तो प्रभावी और पिचकी हुई अप्रभावी। फली का आकार, फूली हुई, और दूसरी कौन सी है? पिचकी हुई। फली का आकार हो गया। अब देखिए फली, फली का रंग भी तो देखना है। अब रंग दो ही होते हैं, एक तो हरा और एक पीला। हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। फली का रंग, फली का रंग प्रभावी कौन सा बताया था हमने? हरा। और अप्रभावी रंग कौन सा हो गया? पीला। अब फली के अंदर क्या बनेंगे? बीज। और मटर का बीज द्विबीजपत्री होता है, तो बीजपत्र बोल दो चाहे बीज बोल दो। तो आकार देख लो। छठवां है बीज या बीजपत्र का आकार। अब बीज के आकार दो ही होते हैं, या तो गोल या फिर झुर्रीदार। तो प्रभावित हो गया गोल, और झुर्रीदार कैसा हो गया? अप्रभावी। गोल, और ये हो गया कैसा? झुर्रीदार। अब देखिए ये जो बीज है या बीजपत्र, उसका रंग देख लो। रंग दो ही होते हैं, पीले और हरे। तो पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी। बीज या बीजपत्र का रंग। तो इसमें प्रभावी तो कौन सा था? पीला। और अप्रभावी रंग कौन सा था? हरा। तो इस प्रकार इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। कई बार एग्जाम में इस सारणी से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, संकरण की तकनीक कौन कौन सी है। संकरण की तकनीक देखिए। संकरण, जैसे ए पादप है और दूसरा पादप कौन है? बी। क्या बन गया? सी। दो भिन्न भिन्न पादपों के मध्य होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है? संकरण। तो संकरण से फायदा क्या हुआ कि दोनों के लक्षणों का समावेश एक ही पादप में हो जाता है। ये होता है संकरण। तो संकरण की विधियां, ध्यान देना, संकरण की 2 विधियां। पहली जो विधि है वो है विपुंसन, इमेस्युलेशन। क्या होता है? वी का अर्थ होता है अलग करना, पुंसन का मतलब पुंकेशर। मान लीजिए पुष्प है, जैसे ये पुष्प है, द्विलिंगीय, ये नर भाग है, ये कौन सा है? मादा। तो क्या होता है? परिपक्वन से पहले, परिपक्वन का अर्थ होता है
कि ये जो परागकोश है इसमें किसका विकास होता है, परागकणों का। तो परागकोश में परागकण बनने से पहले पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन। तो विपुंसन की क्रिया किस प्रकार के पुष्प में, कैसा पुष्प है ये, द्विलिंगी। तो विपुंसन की क्रिया किस प्रकार के पुष्पों में होती है, द्विलिंगी पुष्पों में होती है। एक बात, द्विलिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्प है तो इसमें क्या हो सकता है, स्वपरागण। तो स्वपरागण को रोकने के लिए यानी इसका अर्थ हुआ द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, विपुंसन। तो स्वपरागण की जगह यहाँ पे कौन सा परागण कराया जाता है, वो कराया जाता है पर परागण। स्वपरागण के स्थान पे कौन सा परागण करवाएंगे, पर परागण। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। विपुंसन की डेफिनेशन एक, दूसरा किस प्रकार के पुष्पों में, द्विलिंगी में, क्यों, स्वपरागण को रोकने के लिए और पर परागण को प्रेरित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है थैलीकरण, इसको बोलते हैं बैगिंग। थैलीकरण क्या है, जैसे कोई पुष्प है, इस पुष्प को क्या है कि पॉलीथीन की थैली से ढक दिया जाता है। कब तक ढका जाता है, जब तक कि निषेचन की क्रिया संपन्न ना हो जाए। तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाने तक इसको थैली से बांध करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि अवांछित परागकण, अवांछित परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सके, इसलिए जो है इस तकनीक को अपनाया जाता है। आगे पढ़ते हम लोग, इसमें क्रॉस से संबंधित। देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें से लगभग एक साल छोड़कर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैक क्रॉस की। इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। क्या होता है बैक क्रॉस, देखिए बैक क्रॉस में करना क्या है, F1PD जानते ही हो, F1PD का क्रॉस किससे करवा दो, प्रभावी या अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ। तो F1PD का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ जो करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो F1PD में क्या आता है, बड़ा टी और छोटा टी, प्रभावी में बड़ा बड़ा और अप्रभावी में छोटा छोटा। ये इस प्रकार का क्रॉस। बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, एक है टेस्ट क्रॉस जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, परीक्षणार्थ परीक्षण। टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, इसमें क्या करेंगे, F1PD का जो क्रॉस है वो किससे कराएंगे, अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के साथ। देखिए F1PD में कौन आता है, बड़ा टी और छोटा टी, अप्रभावी में छोटा छोटा टी। क्रॉस करवाने के लिए डब्बे बना लो, कितने भैया, 4।
बड़ा टी, छोटा और छोटा। इस छोटे का इन दोनों से क्रॉस करवा दो, इस छोटे का इन दोनों से क्या करवा दो, क्रॉस। बड़ा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा। तो क्या आया, बड़ा और छोटा अनुपात छोटा और छोटा, 2:2 काट पीट के कितना आया, 1:1 या 50% अनुपात 50%। ये तो F1 पीढ़ी है। तो हर बार एग्जाम पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस का अनुपात होगा 1:1, या फिर पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे कराएंगे, अप्रभावी लक्षणों वाले जनक से। अब पूछ ले F2 पीढ़ी के लिए, तो आपको 1:1:1:1 4 बार यूज करना है। अब है कारण, क्या कारण है कि टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। देखो बड़ा टी छोटा टी, ये देखो ये अशुद्ध है और ये क्या रे, शुद्ध। तो इसका ये शुद्ध जीनोटाइप यानी जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए क्या करवाया जाता है, टेस्ट क्रॉस। दूसरी बात, अब है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या करेंगे, F1 पीढ़ी है ही, क्रॉस किससे कराएंगे, प्रभावी लक्षणों वाले जनक से। तो F1 पीढ़ी में बड़ा छोटा, प्रभावी में बड़ा बड़ा, डब्बे कितने बनाएंगे, 4। बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा 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 छोटा, बड़ा 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 छोटा, बड़ा बड़ा अनुपात बड़ा छोटा, 2:2 काटेंगे तो 1:1। याद रखना, चाहे टेस्ट क्रॉस हो चाहे आउट क्रॉस हो, अनुपात 1:1 आता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 50% अनुपात 50%। अब किसके लिए निकालेंगे, F2 पीढ़ी के लिए। F2 पीढ़ी के लिए इसको 4 बार यूज कर सकते हैं। ये F2 पीढ़ी का आ गया। अब क्या कारण है, क्यों कराया जाता है ये आउट क्रॉस, देखिए ये क्या है, बड़ा टी ये प्रभावी है, और बड़ा और छोटा इसमें भी क्या है, प्रभावी। तो क्यों कराया जाता है, ये भी प्रभावी ये प्रभावी, यानी अप्रभावी लक्षणों को प्रकट होने से रोकने के लिए। अप्रभावी लक्षणों को प्रकट होने से रोकने के लिए जो है ये आउट क्रॉस कराया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।